दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के भाग 130 और खंड 4 में आज हम प्रवेश करेंगे। पिछले भाग में बापू ने बताया था कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ उसके बारे में खेत मालिक उनको बहुत क्रोध हुआ। तो सरकार का बिहार सरकार ने उन्हें एक नोटिस भेजा, जिसका भावार्थ ऐसा था कि आपकी जो जांच पड़ताल है बहुत लंबी होती जा रही है, ऐसा हमें लगता है, और अब आप बिहार से चले जाएं। तो बापू ने उसका अर्थ लिखा, उसका उत्तर लिखा कि मैं बिहार से जाने वाला नहीं हूँ। जब तक किसानों के दुखों का निवारण नहीं होगा, मैं बिहार से जाने वाला नहीं हूँ। और बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और सर एडवर्ड गेट जो थे गवर्नर, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। और फिर जैसा कि मैंने कहा था कि या तो किसानों को न्याय दिया जाए और इसके लिए एक समिति बिठाई जाए, तो गवर्नर ने ये शर्त मान ली और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस समिति के एक सदस्य बनकर काम करिए। तो मैंने साथियों से चर्चा की और मैंने कहा कि भाई मैं सदस्य बन जाऊंगा, लेकिन फिर सरकार उसका ये अर्थ न लगाए कि मैं सदस्य बन गया हूँ इसलिए अब किसानों का हिमायती नहीं हूँ। मैं किसानों के हक में हमेशा बात करता रहूँगा, और यदि इस समिति के निर्णय के बाद भी किसानों के दुखों का निवारण और उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए फिर सत्याग्रह का प्रयोग करूँगा। लेकिन इस बार जब किसानों की सारी बातें सर एडवर्ड गेट ने मान ली और उन्होंने इस निर्णय का कानून बनाने की घोषणा की, और इस तरह से लोगों की जो धारणा थी कि नील का दाग धोकर कभी नहीं निकलेगा चंपारण से, उसका खात्मा हुआ, अंत हुआ। खेत मालिकों की सत्ता समाप्त हुई और नील के खेत के किसानों का जो सदियों से दबे हुए थे, 100 साल से ये उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, उससे उनको मुक्ति मिली और उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ। और अब आगे के भाग में हम आएंगे। मजदूरों से संबंध। बापू लिखते हैं, चंपारण कमेटी के काम में पूरा कर ही रहा था, तभी खेड़ा जिले में खेती के नुकसान भरपाई के बारे में मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारिक के पत्र मुझे मिले। पत्र में मुझे वहां जाकर लोगों का नेतृत्व करने के बारे में लिखा था। वहां जाकर सारी परिस्थिति जाने बिना कोई भी सलाह देने की मेरी इच्छा नहीं थी और मेरी शक्ति और हिम्मत भी नहीं थी। दूसरी तरफ से अनुसुईया बाई के पत्र उनके मजदूरों के विषय में आए थे। मजदूरों के पगार वेतन बहुत कम थे और वेतन वृद्धि की उनकी मांग बहुत दिनों से थी। इस बारे में मार्गदर्शन करने में मेरी इच्छा थी। ये छोटे से लगने वाले काम भी मैं दूर रहकर नहीं कर सकूंगा, इतनी शक्ति मुझ में नहीं थी। दूर से नहीं कर पाऊंगा, इतनी शक्ति मुझ में नहीं थी। इसलिए मैं पहला अवसर मिलते ही अहमदाबाद पहुंचा। मुझे ऐसा अनुमान था कि ये दोनों काम समाप्त करके थोड़े ही दिनों में मैं चंपारण वापस आकर यहाँ के महत्वपूर्ण काम देखने लगूंगा। पर अहमदाबाद पहुँचने के बाद एक के बाद एक काम निकलने लगे
और मुझे कई दिनों तक चंपारण जाने को नहीं मिला और वहाँ शुरू किए गए स्कूल एक एक करके बंद पड़ने लगे। मैं और मेरे साथियों ने क्या क्या सोचा था, पर सब एक पल के लिए सब समाप्त हो गया था। चंपारण में गांव स्कूल और गांव सफाई के साथ गौ रक्षा का काम भी हाथ में लिया था। गौ रक्षा और हिंदी भाषा के प्रचार की जवाबदारी मारवाड़ी बंधुओं ने ली हुई थी, ऐसा मुझे यात्रा के समय ध्यान में आया था। बेतिया में एक मारवाड़ी ने मुझे अपनी धर्मशाला में आश्रय दिया था और अन्य मारवाड़ी बंधुओं ने गोपालन के काम में मेरी रुचि बढ़ाई थी। गोरक्षण के बारे में मेरे जो विचार आज हैं वो उसी समय बन गए थे। गोरक्षा का अर्थ गोवंश वृद्धि, गो जाति सुधार, बैलों से काम लेना और गौशाला को एक आदर्श दुग्धालय बनाना था। इस काम के लिए मारवाड़ी बंधुओं ने मुझे भरपूर मदद देने का वचन दिया था, पर मैं चंपारण में स्थिर नहीं रह सका, इसलिए यह काम आधा ही रह गया। बेतिया की गौशाला आज भी चालू है, पर उसे आदर्श दुग्धालय नहीं बनाया जा सका है। नाम के हिंदू फिर भी बैलों पर अत्याचार करके धर्म को कलंक लोग नाम के हिंदू फिर भी बैलों पर अत्याचार करके धर्म को कलंक लगाते थे। इसका मुझे बहुत दुख होता है। जब भी मैं चंपारण जाता हूँ तब तब मुझे इस अधूरे काम की याद आकर दुख होता है और मारवाड़ी बंधु भी प्रेम पूर्वक मुझे दोष देते हैं, जो मैं सहन कर लेता हूँ। स्कूलों का काम दूसरी जगहों पर चल रहा है। गौ सेवा का काम शुरू ही नहीं हो पाने के कारण इसको आगे नहीं ले जा सका। अहमदाबाद में खेड़ा के बारे में सलाह मशवरे चल रहा था, तभी मैंने मजदूरों का काम हाथ में लिया। मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी और मजदूरों का पक्ष मुझे मजबूत दिखा। श्रीमती अनुसुया बाई को अपने सगे भाई के विरोध में ही लड़ना था। मजदूर और मालिकों के इस दुखद युद्ध में श्री अम्बालाल साराभाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। मिल मालिकों से मेरा अच्छा संबंध था। उनके विरोध में लड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनसे बातचीत करके मजदूरों के विषय पर एक पंच नियुक्त करने की प्रार्थना मैंने उनसे की। पंच मतलब समिति, 5 आदमियों की। पर अपने और मजदूरों के बीच पंचों ने मध्यस्थता करना मिल मालिकों को ठीक नहीं लगा। मैंने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी, पर इससे पहले उनके नेताओं से बात कर ली थी और उन्हें हड़ताल के नियम समझा दिए थे। वो नियम निम्नलिखित थे। एक पहला नियम था, किसी भी परिस्थिति में शांति भंग ना हो। दूसरा, जिन मजदूरों की काम पर जाने की इच्छा हो उन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए। तीसरा, मजदूरों ने भिक्षा में मिला अन्न नहीं खाना था। और चौथा, हड़ताल कितनी भी लंबी चले फिर भी उसका अमल करना था और मजदूरों और उनके नेताओं ने और ज़रूरत पड़ने पर अन्य मजदूरी करके पेट भरने का संकल्प लें। और मजदूरों ने और उनके नेताओं ने इसे मान्य किया। इसी हड़ताल में मेरी श्री वल्लभ भाई पटेल और श्री शंकर लाल बंकर, इनकी और मेरी आमने सामने पहचान हुई। श्रीमती अनुसुया बाई से मेरा परिचय पहले से ही था। हड़ताल करने वालों की सभा रोज़ नदी किनारे वृक्ष की छांव में होती थी और मैं रोज़ उनको नियम पालने की प्रतिज्ञा का स्मरण करा देता था और शांति रखने की आवश्यकता समझाता था। मजदूर अपना एक निश्चय का बैनर लेकर
शहर में जुलूस निकालते हुए सभा में आते थे। यह हड़ताल 21 दिन चली। इस दरमियान मैं मिल्क मालिकों से चर्चा करके मजदूरों को न्याय देने की प्रार्थना करता रहा था। मिल मालिक कहते थे, हमारे मजदूरों से हमारा संबंध पिता पुत्र का है, फिर उनके बीच कोई आए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और फिर वो कहते थे, हमारे बीच पंचों का क्या क्या काम, ऐसा मुझे जवाब मिला। और ये अध्याय यही समाप्त होता है। और अब आगे